गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अब तक आप क्रिस्टलीय ठोस तथा अक्रिस्टलीय ठोस के बारे में पढ़ चुके हैं। जैसा कि पहले भी आपको बताया गया है कि ये पूरा का पूरा चैप्टर अक्रिस्टलीय ठोस पर के गुण के बारे में है। तो अब हम अक्रिस्टलीय ठोस के प्रकार के बारे में बात करेंगे। जो अक्रिस्टलीय ठोस हैं उनमें जो अंतराण्विक बल हैं उनके आधार पर अक्रिस्टलीय ठोसों को निम्न प्रकारों में बांटा गया है, जिनमें से सबसे पहला है आणविक ठोस, दूसरा है आयनिक ठोस, तीसरा है धात्विक ठोस तथा चौथा है सहसंयोजक ठोस। अब इसमें हम सबसे पहले ठोस की यदि बात करें तो वह है आणविक ठोस, मॉलिक्यूलर सॉलिड। आणविक ठोस अणु होते क्या हैं? आपके पास सपोज कीजिए एटम है, एक एटम को हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मान लीजिए दो एटम हैं, ये रिप्रेजेंट होकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल या अणु बनाते हैं। ठीक है, तो परमाणु और अणु में यही अंतर होता है। अणु जो है वो परमाणुओं का समूह है, यानी अणु में एक या एक से अधिक परमाणु जरूर होंगे। तो जो ठोस अणुओं से मिलकर बने हुए हैं वे आणविक ठोस हैं। अब ये आणविक ठोस भी तीन प्रकार से बांटे गए हैं: अध्रुवीय आणविक ठोस, ध्रुवीय आणविक ठोस और हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, जिसमें आपका सबसे पहला है अध्रुवीय आणविक ठोस। अध्रुवीय आणविक ठोस। अब अध्रुवीय आणविक ठोस, बात यह है कि जो अध्रुवीय अणु हैं वो क्या हैं? यदि सहसंयोजी बंध से जुड़े दोनों परमाणु समान हैं तो इस तरह के अणु अध्रुवीय अणु कहलाते हैं। जैसे H2, Cl2, O2, दोनों परमाणु समान हैं, इसमें दो HH मिलकर H2 बनाते हैं, दोनों H समान है, इसलिए कैसा अणु हो गया? अध्रुवीय अणु हो गया। तो अध्रुवीय अणु के द्वारा मिलकर जो ठोस बनते हैं वो अध्रुवीय आणविक ठोस कहलाते हैं। तथा ये जो अध्रुवीय आणविक ठोस हैं, अध्रुवीय ठोस के जो परमाणु अथवा अणु हैं वो बहुत ही कमज़ोर या दुर्बल परिक्षेपण बल या लंदन बल द्वारा बंधे होते हैं। यानी इनके मध्य जो बल काम करेंगे वो आपके दुर्बल परिक्षेपण बल होंगे या लंदन बल होंगे। ये बहुत ही कमज़ोर बल होते हैं। अध्रुवीय ठोस के गलनांक बहुत ही निम्न होते हैं। ये सामान्यतः कमरे के ताप और दाब पर द्रव अथवा गैस अवस्था में रहते हैं। अगली आपकी हेडिंग है अध्रुवीय ठोस, पोलर मॉलिक्यूल। अध्रुवीय ठोस वे हैं जिनमें सहसंयोजी बंध से जो जुड़े हुए दोनों परमाणु हैं वो भिन्न भिन्न हैं। तो इस तरह के जो ठोस हैं वो ध्रुवीय आणविक ठोस हैं। ध्रुव बना रहे हैं, वो एक तरफ प्लस है H, एक तरफ माइनस है Cl, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? HCl बना रहे हैं। जब समान आवेश विपरीत सिरे पर हों तो उसे हम ध्रुव कहते हैं सामान्य कंडीशन में। तो HCl में ध्रुव बनना है, H2O में ध्रुव बनना है, SO2 में ध्रुव बनेगा, NH3 में ध्रुव बनेगा। सामान्यतः जब भी भिन्न भिन्न परमाणु आपस में जुड़ेंगे सहसंयोजी बंध द्वारा, वह ध्रुवीय सहसंयोजी बंध होगा और ध्रुवीय अणु के द्वारा जो ठोस बनेंगे वो ध्रुवीय आणविक ठोस होंगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। जो ध्रुवीय आणविक ठोस के मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलनांक अध्रुवीय आणविक ठोस से अधिक होते हैं, फिर भी इनमें से अधिकतर कमरे के ताप और दाब पर गैस अथवा द्रव होते हैं। इसके बाद जो अगला हमारा उदाहरण है वो हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस है। हाइड्रोजन बंध को आपने कक्षा 11 में पढ़ा है। हाइड्रोजन बंध सामान्यतः अध्रुविक जो यौगिक हैं उनमें पाया जाता है। जब हाइड्रोजन किसी विद्युत ऋणात्मक परमाणु से जुड़ा होता है तो वो हाइड्रोजन बनाता है। जैसे जल के अणु आपस में जुड़े होते हैं, जैसे जल के अणु आपस में जुड़े होते हैं किसके द्वारा? हाइड्रोजन बंध के द्वारा। तो ऐसे ठोस जिनमें हाइड्रोजन बंध पाया जाए हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस कहलाते हैं। ये जो आपके
हाइड्रोजन आबंधित आणविक ठोस विद्युत के अचालक होते हैं, यानी विद्युत इनमें से प्रवाहित नहीं हो सकती। सामान्यतः कमरे के ताप और दाब पर वाष्पशील द्रव अथवा मुलायम ठोस होते हैं। तो इस प्रकार से आपका क्रिस्टलीय ठोस का एक भाग समाप्त हो जाता है। अब चलता है आपका आयनिक ठोस। सेकंड है आपका आयनिक ठोस। आयन, जो ठोस आयन से बने होंगे वो आयनिक ठोस कहलाएंगे। अब यहाँ इनकी परिभाषा देख लेते हैं हम। वैसे ठोस जिनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल मतलब जो निर्माणकारी तत्व हैं, जो अवयवी कण हैं, वैसे ठोस जिनके निर्माणकारी कण आयन होते हैं आणविक ठोस या आयनिक सॉलिड कहलाते हैं। आयनिक ठोस का निर्माण पॉजिटिव चार्ज युक्त ये यहाँ रिपीट भी हुआ है आयनिक ठोस की जो हेडिंग है। तो आयनिक ठोस का निर्माण धनावेश युक्त आयन तथा ऋणावेश युक्त आयन के मध्य प्रबल विद्युत बलों, मतलब ये इसमें जो आयन होते हैं ना, धनायन और ऋणायन, ये प्रबल स्थिर विद्युत बल के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं। तो इनके गलनांक और क्वथनांक भी बहुत अधिक होते हैं। अब इनकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी के बारे में बात कर लेते हैं कि आयनिक ठोस कमज़ोर और भंगुर प्रकृति के होते हैं। ये जो आयनिक ठोस हैं ये आपके कमज़ोर और भंगुर प्रकृति के होते हैं। भंगुर समझ रहे हैं आप, जैसे लकड़ी है उसे तोड़ने लगें तो टूटने के बजाय मुड़ जाती है, लेकिन यदि आप चौक को मोड़ने लगें, चौक भी एक ठोस है, लकड़ी भी एक ठोस है, तो चौक तो नहीं मुड़ती है, जैसे ही आप उसमें फोर्स डालते हैं वो टूट जाती है, बिखर जाती है, जिसे हम कहते हैं भंगुरता। तो ये जितने भी आयनिक ठोस हैं कमज़ोर और भंगुर प्रकृति के होते हैं। तो आयनिक ठोस के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट उच्च होते हैं। भाई सीधी सी बात है, आयनिक बंध हैं तो वो थोड़े से मजबूत हैं, अतः इन्हें गर्म करने पर हमें अधिक ऊर्जा देनी पड़ेगी, जिस कारण के गलनांक और क्वथनांक उच्च हैं। चूँकि आयनिक ठोस में आयन गमन के लिए स्वतंत्र आयन जो है वो गमन के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं, आयन इधर से उधर नहीं जाते हैं, तो ये ठोस अवस्था में विद्युत रोधी होते हैं। जो आयनिक ठोस हैं आयन होते हुए भी विद्युत के कुचालक हैं, क्योंकि आयन इन आयनिक ठोस में घूम नहीं सकते, गमन नहीं कर सकते। ठीक है, तो जो आयनिक ठोस हैं गलित अथवा जल में घोलने पर ही विद्युत के सुचालक होते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तीसरा नंबर हमारा आ जाता है धात्विक ठोस का। धात्विक ठोस कहलाते हैं। जितनी भी धातु हैं, आपका लोहा, सोना, चांदी, ये सब जितने भी ठोस हैं धात्विक ठोस हैं। धात्विक ठोस का अवयवी कण धनायन है। वास्तव में धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन से सिरे और उसके द्वारा संलग्नित धनायनों का व्यवस्थित क्रम है। ये इलेक्ट्रॉन निरंतर गतिशील होते हैं तथा क्रिस्टल में सर्वत्र समरूप से विस्तृत होते हैं। अब इसे आप सामान्य भाषा में समझिए, ये थोड़ी सी क्लिष्ट भाषा है यहाँ पर इसकी, कि जो धात्विक ठोस हैं, अब एक लोहे की रॉड की यदि बात करें, आप उस पर यदि बिजली का तार एक तरफ लगा दें तो हम यदि उसे दूसरे सिरे से पकड़ें तो वहाँ भी हमें करंट लग जाता है। इसका मतलब उसमें करंट चल रहा है। अब ये करंट है क्या? करंट इज द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन, गतिशील इलेक्ट्रॉन ही करंट है। यानी आपके पास जो लोहे की रॉड है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर जाने के लिए स्वतंत्र है। यही कारण है कि जो धात्विक ठोस हैं वो विद्युत के सुचालक हैं, ऊष्मा के सुचालक हैं। उन इलेक्ट्रॉन की गति के कारण ही जो लोहे की रॉड है, यदि उसके एक सिरे को गर्म किया जाए तो वो धीरे धीरे गर्म होते होते दूसरे सिरे तक पहुंच जाती है। धात्विक ठोस के मुक्त और गतिशील इलेक्ट्रॉन ही धातुओं की उच्च विद्युत और ऊष्मीय चालकता के लिए उत्तरदायी होते हैं। जब धातुओं में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये इलेक्ट्रॉन धनायनों के नेटवर्क में सतत प्रवाह करते हैं तथा विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। उसी प्रकार धातु के एक भाग में ऊष्मा प्रदान की जाती है तो इसमें वर्तमान मुक्त तथा गतिशील इलेक्ट्रॉन उस ऊष्मीय ऊर्जा को धातु के पूरे भाग में समान रूप से विस्तृत कर देती है। धातुओं की विशेष चमक भी उनमें उपस्थित मुक्त
तथा गतिशील इलेक्ट्रॉनों के कारण ही होती है। धातु अत्यधिक आघात वर्धनीय तथा तन्य होती है। आघात वर्धनीय मतलब आप हथौड़े से यदि उन्हें पीटना शुरू करें धातुओं को तो पतली पतली चादरों में उन्हें परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये तो होगी आघात वर्धनीय, यानी उन पर घात करोगे तो उनकी लंबाई बढ़ेगी, यानी हथौड़े से चोट मारोगे तो वो फैलेगी। ऐसे ये तन्य होती हैं, तन जाती हैं, मतलब इन्हें खींचना शुरू करोगे गर्म करके तो इनके पतले पतले तार बनाए जा सकते हैं। ये वीडियो कुछ लंबा हो जाएगा, अभी नेक्स्ट वीडियो में हम ऐड करेंगे और आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।